मेरा नाम नीति है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरी माँ हमेशा मेरी सास को कोसती रहती, कहती कि मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया, देखना तेरी सास का क्या होगा। मुझे अपनी माँ की बातों पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बना दी थी। मैं तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई थी। मेरी सास हर हफ्ते मुझे बाज़ार लेकर जाती थी और हज़ारों की मुझे शॉपिंग कराती। फिर मेरी माँ मेरी सास को बद्दुआएं क्यों देती थी। एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ बाज़ार चली गई और उसी दुकान पर चली गई जहाँ से मेरी सास मुझे शॉपिंग करवाती थी। दुकानदार ने मुझे अकेला देखा तो रोते हुए मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी बेटी के जैसी हो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था तुम्हारी सास के कहने पर किया था, क्योंकि वो मुझे इस काम के बहुत अच्छे पैसे दे रही थी। दुकानदार के कहने पर मैंने कमीज़ उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई। मेरी सास ने तो, जब मेरा रिश्ता बहुत अमीर घराने में हुआ था तो सारे ख़ानदान की लड़कियां मुझसे चिढ़ने लगी थी कि ये सब बस 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। आज जब मैं नहा धोकर नीले रंग का जोड़ा पहनकर अपने गोरे गोरे हाथ में चूड़ियाँ चढ़ा रही थी तो मेरी बुआ की बेटी मुस्कान चली आई और मुझे देखकर कहने लगी, आज फिर तुम्हें तुम्हारी सास बाजार लेकर जा रही है। उसके लहजे में ऐसी चुभन थी कि मुझे हंसी आने लगी। मेरी सास मुझे बाजार लेकर जा रही है, लेकिन इसमें इतना जलने वाली क्या बात है। मेरी बात सुनकर मुस्कान मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी सास क्यों हर हफ्ते तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए दिल्ली के बड़े बाजार में लेकर जाती है। हमारे शहर में क्या बाजार की कमी हो गई है जो तुम्हें शॉपिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। मैं जान गई थी कि वो बहुत ज़्यादा जल रही है, इसीलिए मैं ज़ोर से हंसी और कहने लगी कि उनका पैसा है और उनकी मर्ज़ी। मेरी सास अपनी बड़ी सी गाड़ी में मुझे दिल्ली लेकर जाती थी, मुझे पूरी दिल्ली घुमाती थी और फिर महंगी महंगी शॉपिंग करवाती थी और वहाँ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से मुझे खाना खिलाती थी। तो मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। मैं तो उनकी मोहब्बत देखकर खुश होती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि भगवान दूसरों की नज़र से मुझे बचाए रखे। मुस्कान मुझे देखकर बहुत जलने लगी और जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। मैं गुनगुनाते हुए एक बार खुद को शीशे में देखने लगी। ये सूट भी मुझे मेरी सास ने दिलवाया था, जो बहुत ज़्यादा महंगा था और मुझ पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो मेरी सास मुझे लेने के लिए आ चुकी थी। मैंने उन्हें नमस्ते किया तो वो मुझे बहुत दुआएं देने लगी। अभी तो मैं उनके घर पर भी नहीं गई थी और वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी, मैं खुद हैरान रह जाती। मेरी सास कहने लगी, चलो नीति, ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। मैंने जब अपनी माँ की तरफ देखा तो उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। उन्होंने मरी मरी आवाज़ में मुझे जाने को कह दिया और मैं अपनी सास के साथ बाहर निकल आई। कुछ देर में हम दिल्ली के बहुत बड़े बाज़ार में पहुंच चुके थे। शॉपिंग के नाम से मैं इस कदर खुश हो जाती थी कि मुझे अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा और बदले हुए अल्फाज भी नज़र नहीं आते थे। हमेशा की तरह इस बार भी मेरी सास ने मुझे बहुत कीमती कपड़े दिलवाए, साथ में उन्होंने मुझे ज्वेलरी भी दिलवाई। और खाना खाते हुए मेरी सास मुझसे कहने लगी, अगले दिन तुम शॉपिंग पर यही कपड़े पहन कर आना। मैं हैरानी से अपनी सास की तरफ देखने लगी कि इतने महंगे कपड़े पहनकर शॉपिंग पर आने की क्या ज़रूरत थी। मैं इन बातों को उनसे कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि किसी अमीर घर के लोगों के अपने ही तौर तरीके होते हैं। इसीलिए जैसा वो कहती हैं मैं वैसा ही करती। वो खुद भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी और बहुत अच्छे से तैयार होकर ही शॉपिंग के लिए निकलती थी। शॉपिंग से फ्री होने के बाद मेरी सास मुझे दिल्ली के मशहूर रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाया करती थी, क्योंकि उन्हें खुद भी खाना खाना बहुत पसंद था। वो खाने की और शॉपिंग करने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। दिल्ली के बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। वो दुकान वाला भी हमें बहुत अच्छे तरीके से पहचान गया था, इसीलिए हमें देखते ही वो हमारे लिए खाना लगा दिया करता था, जिसे खाने के बाद मुझे बहुत सुकून महसूस होता था। मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। खाना खाने के बाद मेरी सास कहने लगी कि चलो बहुत देर हो गई है, अब घर के लिए निकलते हैं। मैंने सुकून से एसी वाली कार में बैठकर आंखें बंद कर ली और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अपने घर पहुंच गई। घर आने पर जब गाड़ी रुकी
तब मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी कि नीति बेटी, चलो तुम्हारा घर आ गया है। मैंने हल्की सी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वाकई में ही घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। मुझे रास्ते का पता ही नहीं चल सका था। मैंने सारे शॉपिंग बैग्स उठाए और गाड़ी से उतरने लगी। तब मेरी सास ने कहा कि अगले दिन शॉपिंग पर इससे भी ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर आना, तुम इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। अपनी सास की बात पर मैं शर्मा गई थी। वो मेरी इसी तरह खुलकर तारीफ़ किया करती थी। मैं सोचती थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी मोहब्बत करने वाली सास मिली है, वरना लोग तो सास को लेकर कैसी कैसी छवि बनाते हैं कि मुझे शादी के नाम से ही डर लगता था। मेरी दोस्त राखी भी अपनी सास की बहुत बुराइयां करती थी, लेकिन मेरी सास तो शादी से पहले ही मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अपने मंगेतर को तो मैंने एक दफ़ा ही देखा था और वो भी तस्वीर में, लेकिन मेरी सास से तो मेरी मुलाकात हर हफ्ते ही होती थी। शुरू में मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन अब तो मुझे इसकी आदत हो गई थी। मैं थकी हारी शॉपिंग बैग उठाए जब घर में आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कोई 6-7 घंटे बाद घर लौटी थी। मैंने शॉपिंग बैग्स अपने कमरे में रखे और माँ के कमरे में चली गई और माँ पूजा कर रही थी और रोती हुई भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, मेरी बेटी को कभी सच का पता न चले, मेरे भगवान मुझे माफ़ कर दे। इस प्रार्थना पर मैं हैरान हुई थी। मैंने जब माँ को पीछे से आवाज़ दी तो माँ जल्दी से चुप हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी कि तेरी मनहूस सास कमबख्त मारी ने मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया है। मुझे माँ की बातों पर बहुत गुस्सा आता। मेरी सास तो बहुत अच्छी थी। अगर माँ को मेरी सास बहुत बुरी लगती थी तो उन्होंने मेरा रिश्ता क्यों किया था? लेकिन माँ मेरे इन सवालों का मुझे कोई जवाब नहीं देती। बस इतना ही कहती, मेरी बच्ची तू थक गई होगी, जाकर आराम कर ले। मैंने माँ से पूछा कि आप क्या प्रार्थना कर रही थी? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं चलनी चाहिए? माँ ये सुनकर घबराकर कहने लगी, कुछ नहीं, बस तेरे हक में बेहतर की दुआ कर रही थी। तेरी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। तू तो जानती है तेरे ख़ानदान वाले तेरे इस रिश्ते के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में तुझे कुछ भी पता चले और तेरा दिल ख़राब हो। माँ की बातों पर मैं मुस्कुराकर उनके गले लग गई और उन्हें बताने लगी कि मेरी सास ने आज मुझे कितनी महंगी शॉपिंग कराई है। और फिर माँ को अपने कमरे में ले जाकर उन्हें सारी शॉपिंग दिखाने लगी। वो खामोशी से मेरे साथ शॉपिंग देख रही थी और फिर मेरे चेहरे पर छाई खुशी देखकर मुस्कुरा देती। पता नहीं क्यों मुझे उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द महसूस होता था। माँ मुझे आराम का कहकर चली गई थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी और खाना खाने के बाद मेरा पेट भरा हुआ था, इसीलिए मैं सोने के लिए लेट गई। मेरी बाकी की बहनें ऊपर छत पर ही थी, इसीलिए नीचे सन्नाटा हो रहा था। वैसे भी माँ उन्हें मेरी सास के सामने नहीं आने देती थी और न ही मुझे अपनी शॉपिंग अपनी बहनों को दिखाने की इजाज़त थी। कि ऐसा माँ कहती थी कि कहीं ऐसा न हो कि तेरी बहनों का दिल दुखे या उन्हें एहसास हो कि उनके पास ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बहनों को अपनी ख़रीदारी नहीं दिखाती थी, बल्कि कुछ चीज़ें उन्हीं को दे दिया करती थी जो मेरी सास ने उनके लिए दिलाई होती थी। मैं थकी हारी बिस्तर पर लेटकर अपने पति के सपने देखने लगी। मेरा मंगेतर सूरज दूसरे देश में काम करता था और वहीं पर रहता था। वो एक पढ़ा लिखा सुंदर लड़का था। उसे कोई भी लड़की आसानी से मिल जाती, लेकिन शायद भगवान ने उसे मेरे ही नसीब में लिखा था। मेरा रिश्ता एक बंगले वाली औरत ने करवाया था जहां मेरी माँ काम करती थी और मैंने अपने मंगेतर की सिर्फ तस्वीर ही देख रखी थी। शुरू में मैं बहुत परेशान थी कि मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा अमीर लोगों में मेरा रिश्ता तय कर दिया है। पता नहीं वो कैसे लोग होंगे, लेकिन जब मेरी पहली मुलाकात अपनी सास से हुई तो उनका मिजाज और मोहब्बत भरा रवैया देखकर मैं बहुत हैरान रह गई थी। हमारे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि पापा के देहांत के बाद मेरी माँ लोगों के घर काम करके घर का गुजारा करती थी और हम 4 बहनें थीं। मैं ही सबसे बड़ी थी। माँ जैसे तैसे हमारा पेट पाल रही थी। मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मुमकिन ही नहीं था। अचानक एक दिन माँ ने मुझे बताया कि बंगले वाली मालकिन ने मुझे एक रिश्ते का बताया है और वो लोग घराने वाले हैं।
तो मुझे लगा कि उनके पास शायद काम करने वाले किसी नौकर का रिश्ता होगा, लेकिन एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी हमारे घर के दरवाजे पर आकर रुकी। लड़के की माँ यानी मेरी सास उतरकर घर में आई तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी अमीर खानदान से रिश्ता रखती हैं। मुझे देखकर उन्होंने मेरे हाथ पर 2-2 हज़ार के कई नोट रख दिए और रिश्ता पक्का कर दिया। मैं तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी और मेरी माँ की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, मैंने ये फैसला हम सब के लिए किया है, तू कभी अपनी माँ से गिला न करना और हमेशा खुश रहना। मुझे माँ की अजीबोगरीब बातें समझ में नहीं आती थीं। इतने बड़े घर से आए रिश्ते को भला मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं करती। और फिर सूरज की फ़ोटो देखकर मैं अपना दिल ही हार बैठी थी। मेरी सास ने मेरे साथ मेरी छोटी बहनों के हाथ पर भी काफ़ी सारे पैसे रखे थे। मुझे जब भी शॉपिंग करवाने लेकर जाती थी तो मेरी छोटी बहनों के लिए भी कुछ न कुछ दिलवाया करती थी। सच कहूँ तो इस रिश्ते ने हमारे घर के हालात ही बदल दिए थे। अब तो माँ ने दूसरों के घरों में जाकर काम करना भी ख़त्म कर दिया था। मेरी सास ही हमारे घर इतना कुछ ले आती थी कि माँ को काम करने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। मगर मुझे आज तक इस बात का समझ में नहीं आया था कि मेरी माँ ने मेरी सास के लड़के से मेरा रिश्ता तय कर दिया और दूसरी तरफ मेरी सास को बुरा भला क्यों कहती रहती थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई थी और जब सुबह मेरी आंख उस वक्त खुली जब मेरे कॉलेज जाने का वक्त हो गया था। वैसे तो मैंने 12वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन जब से मेरा रिश्ता हुआ था मेरी सास ने पढ़ाई के लिए मुझे मजबूर कर दिया था। उनका कहना था कि बड़े लोगों में उठने बैठने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, और उनकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब मैं उनके साथ बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती थी तो वहाँ पर काम करने वाली लड़कियाँ भी इंग्लिश में ही सवाल जवाब किया करती थी। इसीलिए मैंने सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया था और आगे पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया था। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंची तो पता चला कि कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को दिल्ली की फेमस जगह पर घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। मेरी दोस्तें मुझसे कहने लगी कि सब साथ जाएंगे तो मज़ा आएगा। ये सब सुनकर मैंने भी हाँ कर दी थी। 3 दिन बाद हम सब लोग दिल्ली की ट्रिप पर निकल गए थे। दिल्ली की मशहूर जगह पर ले गए तो रास्ते में वही बाज़ार आया तो मैंने सबको बताया कि यहाँ पर एक छोले पूरी वाला है और वो बहुत मशहूर है। सब लोग वहाँ से छोले भटूरे खाते हैं। हम सब छोले भटूरे वाले के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही वो मुझे पहचान गया और जब उसने देखा कि मैं अपनी सास के साथ नहीं बल्कि अपनी सहेलियों के साथ हूँ तो उसने इशारे से मुझे कोने पर बुलाया। मैं जैसे ही उसके पास गई तो वो रोते हुए अपने हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं बहुत मजबूर था। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी इंसान से बहुत कुछ गलत करवा देती है। बेटी मैंने वही सब किया जो तुम्हारी सास ने मुझे करने को कहा था। दरअसल मेरी बेटी बहुत बीमार है और वो कई महीनों से अस्पताल में भर्ती है। मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और तुम्हारी सास ने मुझे इसी काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत घटिया हरकत की थी। मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं सोचा कि तुम भी किसी की बेटी हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे इतना गलत काम कर सकता हूँ। जबकि मैं हैरान होकर उस छोले भटूरे वाले को देख रही थी जो बहुत रो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फ़ौरन कहा, अंकल शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मैं और मेरी सास तो हर हफ्ते आपके यहाँ छोले भटूरे खाने के लिए आते हैं। छोले भटूरे वाला कहने लगा कि बेटी तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी सास कैसी औरत है। उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि मैं तुम्हारे छोले भटूरे में नशे की दवा मिला दूं। इसीलिए मैं हर हफ्ते तुम्हें छोले भटूरे में नशे की दवा मिलाकर खिलाया करता था। मैं अपनी बेटी के इलाज को लेकर खुदगर्ज हो चुका था, लेकिन सच तो ये है जब से मैंने तुम्हारे साथ ये हरकत शुरू की है मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होती चली जा रही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मैं पाप के पैसों से अपनी बेटी का इलाज नहीं करा सकता। मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी सास बहुत चालाक औरत है। वो मुझे कभी भी तुमसे बात नहीं करने देती थी।
छोले भटूरे वाले की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कहा, अंकल, मेरी सास को ऐसा करने की भला क्या ज़रूरत आ गई? लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। वो रोता हुआ कहने लगा, बेटा, मैं तो अपने पाप का इकरार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया है वो गलत है और इसीलिए मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलता। आपकी सास ने पैसे का लालच देकर मुझसे वो काम करवाया। शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, मेरी सहेलियां और टीचर्स वहां पर पहुंच गईं और कहने लगी कि क्या बात है। मैंने उनको सारी बात बता दी कि ये छोले भटूरे वाला मेरी सास पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरी सास मुझे क्यों नशे की दवा देना चाहेंगी? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी टीचर्स मुझसे कहने लगी, नीति, तुम्हारी सास कैसी औरत है ये तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये गरीब छोले भटूरे वाला झूठ नहीं कह रहा। यकीनन कोई ना कोई बात ऐसी है जो तुम्हें नहीं पता। अपनी टीचर्स की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं वापस घर चली आई। मेरी माँ भगवान के सामने खड़ी आंसू बहा रही थी और भगवान से माफ़ी मांग रही थी और मेरी सास को आज भी बुरा भला कह रही थी। मैं फ़ौरन माँ के पास ही बैठ गई और कहने लगी, माँ, मुझे सच बताओ कि तुम हमेशा ये किस तरीके की दुआएं करती रहती हो, और तुमने अगर आज सच नहीं बताया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मेरी बात सुनकर माँ के होश ही उड़ गए और कहने लगी, नीति, कैसी बातें कर रही हो? मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बताई और माँ के चेहरे का रंग उतर गया और कहने लगी कि मैंने सारी ज़िंदगी तुझे और तेरी बहनों को मेहनत से कमाकर ही खिलाया है और बड़ा किया है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मुझ में काम करने की ताकत नहीं रही। तभी मेरी मालकिन ने कहा कि हर हफ्ते मैं तुझे एक दिन के लिए दिल्ली भेजा करूं, तो बदले में मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मेरे घर का पूरा खर्चा पूरा हो जाएगा। मालकिन की बात सुनकर मैं लालच में आ गई थी, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुझे दिल्ली भेजने के लिए तेरे रिश्ते का ड्रामा करना पड़ेगा। तेरा किसी सूरज से कोई रिश्ता नहीं हुआ, बल्कि जो फ़ोटो तुझे दिखाई गई थी वो पता नहीं किसकी है। तेरा तेरी सास से कोई रिश्ता नहीं। दरअसल तेरी सास खूबसूरत और जवान लड़कियों से गलत काम करवाती है। जिस बंगले में मैं काम करती थी वो तेरी सास की दोस्त है और उन्होंने तुझे देखा था, इसीलिए उन्होंने रिश्ते के नाम पर रिश्ता हमारे घर भिजवा दिया। तेरी खूबसूरती देखकर वो औरत मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो गई। मैं सोचने लगी थी कि तुझे कुर्बान करके बाकी बेटियों का फ्यूचर सही हो जाएगा, लेकिन तू हर हफ्ते जब पैसे लेकर घर आती है मेरा दिल कटने लगता है और मुझे एहसास होता है मैंने अपनी सगी बेटी के साथ कितना गलत काम किया है। एक दिन मैंने मालकिन से ये सब ख़त्म करने को कहा। वो कहने लगी, अब कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा होशियारी की तो मैं सारी हकीकत तेरी बेटी को बता दूंगी कि तेरी माँ ने खुद तुझे बेचा है, इसलिए मैं हर वक्त उस औरत को बद्दुआएं देती। मुझे डर था कि जिस दिन तुझे सब कुछ पता चलेगा तू मुझसे नफ़रत करने लगेगी, इसीलिए मैं भगवान से दुआ मांगती कि तुझे कभी भी सच का पता ना चले। वो औरत जो तेरी सास बनी बैठी है तुझे दिल्ली ले जाती है, पहले शॉपिंग करवाती है और फिर छोले भटूरे वाले से तुझे नशे की दवा मिलवाकर तुझे खिला देती है। गाड़ी में बैठकर तुझे गहरी नींद आ जाती है। फिर वो तुझे एक होटल में ले जाकर कुछ घंटों के लिए तेरा सौदा कर देती है। कितनी खूबसूरत है कि बेहोशी की हालत में भी लोग तुझे खरीद लेते हैं। आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी माँ का भी इतना ही कसूर है जितना उस औरत का है। छोले भटूरे वाले ने तो अपनी बेटी के इलाज के लिए जो किया मजबूरी में किया, लेकिन मैंने ये सोचकर तेरी इज्जत दांव पर लगा दी कि इस तरह हमारे घर के हालात बदल जाएंगे, बल्कि मेरी और बेटियों का फ्यूचर भी संवर जाएगा। 3 बेटियों की खुशियों की खातिर मैंने तेरी खुशियाँ और तेरी जवानी को कुर्बान कर दिया। माँ का सच मेरे ऊपर किसी कयामत की तरह गुजरा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ इतना गलत कर सकती है। मुझे राखी की बात याद आई थी कि ये सब कुछ 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। सच में उसकी बात पूरी हो ही गई थी। मैं 4 दिन की चांदनी देख चुकी थी और अब सिर्फ अंधेरी रात बाकी बची थी। मैंने रोते हुए माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे माल और जेवर की हवस नहीं है, मुझे बस इस दलदल से निकाल दीजिए। मैं इस तरह अपने आप को किसी और के हवाले नहीं कर सकती हूँ, अपनी दुनिया बर्बाद नहीं कर सकती हूँ।
सपने जो मैंने सूरज के लिए देख रखे थे वो सब चकनाचूर हो गए थे। माँ ने मुझसे वादा किया कि वो आज के बाद मुझे उस औरत के साथ नहीं भेजेंगी और ना ही उससे मेरा अब कोई रिश्ता होगा। सारे ख़ानदान वालों को माँ ने मेरा रिश्ता टूटने की खबर सुना दी थी। जो कोई आया था वो मेरा मजाक उड़ाकर चला गया था। मेरा घर, मेरा घमंड सब चकनाचूर हो चुका था। वो औरत जो मेरी सास बनी हुई थी, माँ के मना करने पर उसने मेरी माँ के साथ बहुत झगड़ा किया और गुस्से से हमारे घर से निकल गई। 3 दिन बाद हमें पता चला कि उस औरत का तेज़ कार चलाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था और वो उसी वक्त मर गई थी। माँ हमें लेकर दूसरे शहर आ गई थी। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं और हम बहनों की शादी हो गई है और माँ भी इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पति को मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जब भी मैं अपने पास्ट को याद करती हूँ मेरा दिल कांप सा जाता है कि उस दिन अगर छोले पूरी वाला मुझे हकीकत न बताता तो क्या मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती और मरने के बाद मैं अपने भगवान को क्या जवाब देती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। रिश्ते चाहे सगे हों या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था, मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1000 रुपये उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगी और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले तो ये सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और मेरे पास वही 1000 रुपये थे जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था और उनकी दवाई का इंतज़ाम भी करना था। पहले बच्चों के खाने का सोचकर मैं बाजार गई, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वही 1000 रुपये मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उन पैसों में से 500 का नोट उसे दिया कि ना जाने कितनी महंगी सब्जी होगी, लेकिन उस सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वो बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे उसके पैसे दे दूं, लेकिन दिमाग ने कहा शायद ये भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी कि ना जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वो कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी के पैसे दे दूंगी और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। यकीनन वो मान जाएगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गईं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए और फिर मैं भी शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में पैसे छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वो फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे तीनों बेटे दिए थे, कोई बेटी नहीं थी जिसको उसका बाप मेरी तरह बेच देता। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वो घर आ जाता है और जो भी कीमती सामान उसे नजर आता है उसे उठाकर वो बेच देता है। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो मेरे साथ मारपीट करने लगता है
और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चों को भी मारने लगता है। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और वो ये घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए ये घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी ये काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सर पे छत तो है जो उनका बाप छीन नहीं सकता। मेरे आसपास के घरों में जो औरतें थीं वो भी मेरे ही जैसी थीं, मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती थीं। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और ये चीज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा कि मुझे उस सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी, इसीलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वो इसीलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपट के वो मुझसे बात करेगा। खैर, मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही उसी सब्जी वाले के पास आई थी, इसीलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निबटकर वो मेरी तरफ देखकर बोला कि क्या चाहिए। मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए। मैंने काफ़ी सब्जियां उसे बता दी और वो तोलने लगा। फिर सब्जियां तोलने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका सा लगा कि उसने मुझसे सिर्फ 50 रुपए मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसीलिए मैंने 500 का नोट निकाल कर उसे दिया, लेकिन उसने 50 रुपए ही काट कर बाकी के 450 रुपए वापस दे दिए। और जब मैंने उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है तो उसने मेरी बात काटकर दूसरे ग्राहक की तरफ लग गया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर ये रोज का हो गया। मैं जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, मैं जितने रुपए की भी सब्जी लेती वो मुझसे केवल 50 रुपए ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 200 से 300 रुपए तक की भी होती थी, लेकिन वो मुझसे 50 रुपए से ज्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतजार करता कि सारे ग्राहक हट जाएं या पहले वो मुझे सब्जी दे देता कि मुझे सब्जी देने के बाद सबको सब्जी देगा, ताकि किसी को मालूम न हो सके कि इतनी सारी सब्जी वो मुझे केवल 50 रुपए में दे रहा है। शुरू में तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी। जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी जरूरतें पूरी होना शुरू हो गईं, तो मैंने भी हमेशा सब्जी लेने के लिए उसी की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 महीने हो चुके थे। मैं रोजाना सब्जी लेने जाऊं या हफ्ते में एक बार जाऊं, मैं जब भी जाती वो मुझसे 50 रुपए ही लेता था और अच्छी वाली सब्जी निकाल कर दे देता। मैंने अपने आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो किसी को भी ये सब्जी कम पैसों में नहीं देता था और मैं कोशिश करती कि बार बार उसके पास न जाऊं। लेकिन उसके सब्जी के बचे हुए पैसों से मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरत पूरी करना शुरू कर दी थी और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल दिया था। इसलिए मुझे इससे ही सब्जी लेनी पड़ती, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा ये सोच कर जाती कि इससे ज़रूर पूछूंगी कि 50 रुपए का क्या मामला है और वो मुझे ये सब्जी इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक न हो। लेकिन जब भी मैं जाती उसकी दुकान पर ग्राहक होते थे। कभी मेरे सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते तो कभी पहले से ही मौजूद होते थे। मुझे इससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं एक औरत थी, मुझे अंदाजा हो जाता उसकी गलत नियत का। लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वो किसी औरत को नज़र भरकर भी नहीं देखता था और ये बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल ये था कि अगर वो मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है तो ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद की ज़रूरत थी, कि लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो वो उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद क्यों करता है।
ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी और मेरे हर सवाल का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले आऊं और राम सिंह की मदद करूं। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए जो कम से कम भी 2-3 हजार रुपए की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा। मैंने सारी सब्जी जब तुलवाई तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन फिर उसने खामोशी से सब्जी तोलना शुरू कर दी और जब पैसों की बारी आई तो मैंने उसके हाथ में 5,000 रुपए दे दिए जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने इन 5,000 में से भी 50 रुपए काट कर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा तो मैंने उससे कहा कि मैं ये सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जी के पैसे काटकर 2,000 रुपए मुझे वापस कर दिए। तो मुझे यकीन हो गया कि वो सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसीलिए मैं उससे सवाल न कर सकी। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उससे अगले 2 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सब्जी वाले की दुकान तक जाऊं। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वो वहां पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 रुपए में सब्जी दी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल नहीं कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था, वो खुद दुकान पर मौजूद नहीं था। मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 50 रुपए में ही दे दी। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया कि उसने मुझसे 50 रुपए ही क्यों लिए, तो उसने बताया कि ये बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही कि उसके दुकान के मालिक ने उसे ये बात क्यों कही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालिक ने उससे कहा था कि मैं जब भी यहाँ आऊँ, किसी भी समय कोई भी चीज लूँ तो 50 रुपए ही लेना। मैंने आज भी सब्जी ली, उसकी कीमत 300 रुपए जितनी है, लेकिन उसने मुझसे 50 रुपए ही लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज्यादा हैरत में पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तो मुझे ये बात नामुमकिन सी लगने लगी, और क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वो लड़का हुआ करता था और वो सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसी ही मिल रही थी और अच्छी ही मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उन दिनों ये हुआ था कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू हो गए थे और मुझे अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी, और ये सब उस कम कीमत सब्जी की वजह से ही मुमकिन हुआ था, क्योंकि उससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी। लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और शायद मेरी जिल्लत भरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। जब ये सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी। इसीलिए अपने तरीके से मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया, और वो इसलिए कि मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी जिंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो सब्जी वाले का सारा उधार एक बार में ही चुका दूंगी। सब्जी वाले का ये राज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्तों से कह देते तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहली बात मेरे किरदार पर आ जाती, और मैं गरीब जरूर थी लेकिन बद किरदार नहीं थी। लेकिन ये बात तो कोई न समझता और सब मुझसे सवाल करने लगते कि वो इतने कम पैसों में तुम्हें सब्जी क्यों देता था। इस सब मामले को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक मैं उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी, और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम पर से आ रही थी, इसीलिए सब्जी लेने देर से गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद मौजूद था, वो दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते के साथ ही उससे सवाल कर लिया कि तुम ये सब्जी 50 रुपए में ही क्यों देते हो और इसकी वजह क्या है कि तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है।
तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया है और घर की बहुत सी छोटी मोटी चीजें मैंने ले ली हैं जो पति की नज़र से बचाकर रखी हैं। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नज़र से कभी नहीं देखा और ये बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं था कि अगर वो मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको उसकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे। वहाँ तो सभी गरीब थे, तो वो मेरी मदद ही क्यों करता है। जब मैंने ये सवाल उससे किया तो वो घबरा गया और रोकर कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उससे जिद की कि वो मेरे सवाल का जवाब दे या मैं उससे सब्जी नहीं खरीदूंगी, तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि वो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा मैं उसी की दुकान से लूंगी। मैंने उससे वादा कर लिया, तो उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर पर आ जाऊं, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब वो वहीं पर देगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों का जवाब इधर ही दे दे। लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय तो वो सब्जियां उठाई और अपने घर वापस आ गई, लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी कि आखिर उसने मुझे बुलाया क्यों है, और वो भी शाम के बाद। और अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब न ले सकूंगी, और अगर चली गई तो मेरे साथ वो न जाने क्या कर दे, क्योंकि मर्द का क्या भरोसा। मेरी जिंदगी में आने वाले तो सारे मर्द ऐसे ही मिले थे, सिर्फ ये सब्जी वाला मुझे कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन इसने मुझे अकेले अपने घर पर क्यों बुलाया। सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा नहीं सकूंगी। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को अपने दोनों बेटों के पास छोड़कर और उनको सख्ती से समझाकर कि घर से बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छड़ी को छुपा लिया और घर की तरफ चल दी। और छड़ी मैंने इसलिए रखी कि मुसीबत में काम आ सके अगर जरूरत पड़े तो। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलने दूं। मुझे क्या जरूरत है सवाल करने की, मेरी तो जरूरतें पूरी हो रही हैं और मेरे बच्चों को खाना भी मिल रहा है और उनकी अच्छी पढ़ाई भी हो रही है और मेरे घर की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर ये बात आती कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज धड़कने लगा और मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। उससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती, दरवाज़ा खुल गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नजर आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई छड़ी पर अपनी पकड़ बना ली। जब मैंने अंदर कदम बढ़ाए, अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गई। मुझे यूं लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने बेचा था, उसके बाद से मेरा अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में हैं, और मैंने तो ये समझ लिया था कि वो मेरे लिए मर चुके हैं और कभी भूलकर भी उनके बारे में मैंने नहीं सोचा था। कभी कभी मुझे मेरी माँ का ख्याल आ जाता था, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही मेरी माँ को भी मेरे पिताजी किसी जगह जुए में हार गए थे और उसके बाद कुछ पता नहीं कि उन सबको मरा हुआ मानने के बाद मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे हुए नजर आए और मुझे उन्हें देखकर और ज्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ उसी आदमी की वजह से हैं। लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रही थी।
मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझसे कहा कि आपने इनको पहचाना। मेरी तो जबान बंद हो चुकी थी, मैं उसे क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा कि ये आदमी आपके पिताजी हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी, मैं आपका भाई हूँ। और ये सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही बहनें थे। मुझे तो लगा था कि आज इतनी बड़ी बिजली गिरने के बाद और इसके अलावा कोई और झटका मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको फालिस का अटैक हुआ था और वो जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस सब्जी वाले से, जो कि मेरा भाई था, उससे पूछा कि ये सब क्या है, तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो, हम तो 2 बहनें थीं और फिर ये तुम्हारे पास कैसे। उसने मुझे बताया कि मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी माताजी को ये एक जुए में हार गए थे, लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वो अपने घर पर तो नहीं लेकर आए थे, एक और जगह रखा था। सब्जी वाला उसी औरत से मेरा भाई था। उसको जन्म देते हुए वो औरत मर गई और भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वो बहन थी और उसी के हाथों मेरे माताजी का दोबारा विवाह हुआ। मेरी माँ ने ही उसकी परवरिश की है और उसे अच्छे बुरे की समझ दी है। जब वो कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उसको सारी बात बताई ताकि ये भी अपने पिता की सूरत पर ना जाए। और 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है। और जब ये कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला कि वो तो शादी के बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था। अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार थे, एक बहन और एक पिता। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ ही पढ़ाई ना करने की वजह से वो कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था, इसीलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वो मेहनत से दिल लगाकर काम करता था और उसकी इज्जत भी बहुत थी समाज में। एक दिन उसको पिताजी मिले और जिस हालत में वो उसे मिले उस पर उसे तरस आ गया और वो उन्हें अपने घर ले आया। और अब वो पिताजी की देखभाल के लिए ही उसने दुकान पर लड़का रखा हुआ था, क्योंकि वो पिताजी के पास घर पर खुद ही रुकता था, क्योंकि पिताजी से बोला भी नहीं जा सकता और ना ही कुछ खा सकते थे। और मेरे बारे में उसने जानकारी हासिल की। मेरे बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की। और वो 50 रुपए भी इसीलिए ले लेता था कि मेरी खुददारी को चोट न पहुंचे। अगर वो मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर नहीं जाती, क्योंकि शुरू में मैं ये सोचती थी कि वो गलती से उसे ज्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की जरूरत पूरी होना शुरू हुई तो मैं खुद ही उसकी दुकान की तरफ जाने लगी और वो जानबूझकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। और ये गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े और मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में एक अच्छा इंसान दे दिया। और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पे चलाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। इससे पहले मैंने उनकी परवरिश पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसके साथ ही मैंने खुले दिल से अपने पिताजी को माफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया था उसकी सजा उन्हें जिंदगी में ही मिल चुकी थी और नर्क में भगवान उनसे हिसाब लेगा। और अपनी माँ की तरफ से भी मैंने उस आदमी को माफ कर दिया और अपने भाई से वादा किया कि मैं उसके घर आती जाती रहूंगी और इस पिताजी का ध्यान रखूंगी। जब मेरे पति के बारे में मेरे भाई ने बताया कि उसको बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए उसने शराब छोड़ने वाले विभाग में एडमिट करा दिया है और वो जल्द ही एक अच्छे इंसान की सूरत में आपके सामने आएगा, तो मुझे लफ्ज ही नहीं मिल रहे थे जिनके जरिए मैं अपने भाई का धन्यवाद कर सकूं, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं कि परवरिश का असर बहुत होता है। उसकी रगों में खून तो मेरे पिताजी का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी जो खून पर भारी पड़ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।